हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जल्दी से कल का प्रश्न देखा जाए। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। यानी पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में हम इसमें से किस जोड़े को यूज करते हैं, किस जोड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो इसमें प्रोडक्ट होता है यानी कि उत्पाद होता है, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है जल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें उत्पाद है, अगेन तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा दिया गया है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम के हेल्प से भोजन का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो बच्चों हम सबने पढ़ रखा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। तो हम सब जानते हैं मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से ये जो 22 जोड़ी होते हैं ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र होते हैं। समजात यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों में एक जैसे होते हैं। और जो हमारा 23वां जोड़ा होता है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, 23वां जो जोड़ा होता है वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र। और ये नर और मादा में अलग अलग होता है। फीमेल्स में ये होता है XX टाइप का और मेल्स में होता है ये XY टाइप का। तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या। तो बच्चों सारी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है, यानी कि हर जगह हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे। लेकिन जब जनन कोशिकाओं की बात आएगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो शुक्राणु की बात करी जा रही है, यानी कि ये नर युग्मक हो गया, और नर युग्मक में भी हमारे सारे गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आधी। और पूछा जा रहा है ऑटोसोम, तो मनुष्य में ऑटोसोम होते हैं 22 जोड़ी और इसका हैप्लॉइड यानी कि इसके आधे हो जाएंगे 22। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 22। बच्चों जोड़ी नहीं, 22, सिर्फ 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो सर्वाधिक विकसित होता है, यानी कि मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और सबसे बड़ा भाग भी होता है। मस्तिष्क का मेजर पार्ट सेरिब्रम ही कवर करता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि हमसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मुकुलन। तो बच्चों हमने सबने पढ़ रखा है कि मुकुलन के द्वारा ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया विखंडन। तो विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन होता है। तीसरा स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। तो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी है, इसमें बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इस प्रकार हमारे A, B, C और तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रम रूप परिशिष्टिका भाग है बच्चों, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ। तो जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, तब हमने जब बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत पढ़ी थी, तब उसके हमने 3 भाग पढ़े थे, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो जो सीकम था, सीकम से वहां से एक अंधनली निकल रही थी, एक ब्लाइंड ट्यूब निकल रही थी, जिसको हमने नाम दिया था क्रमिरूप परिशिष्टिका का। तो अगर इसमें सीकम ऑप्शन ना दिया जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत्र का। लेकिन क्योंकि इसमें सीकम दिया गया है तो हमारा इसमें एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सीकम। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बोर्ड में आया था तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को बृहदांत्र और सीकम में। तो इसका एक्यूरेट आंसर सीकम आ जाएगा, और अगर सीकम नहीं दिया गया है तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बृहदांत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बच्चों आई रिपीट, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है, और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ सारे क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, ताकि नहीं की वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो जाए। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं, अंडाशय, ये तो मादा जनन तंत्र का भाग है। सेकंड ऑप्शन गर्भाशय, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तीसरा ऑप्शन जो हमारा दिया गया शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका पार्ट है नर जनन तंत्र का। चौथा ऑप्शन है डिम्बवाहिनी, डिम्बवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, जो कि नर जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो बच्चों जो श्वसन क्रिया है 2 चरणों में होती है। पहला चरण कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है। और सेकंड है क्रेब्स चक्र।
तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है यानी कि ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ग्लूकोज जो टूटती है, ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य के अंदर। और जिसका श्वसन का सेकेंड पार्ट है, जो श्वसन का सेकेंड पार्ट है वो होता है जाके माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कहलाता है क्रेब्स चक्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कह रहा है F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, यानी कि 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है किसमें? पहला ऑप्शन दिया गया है एक संकर संकरण। तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे थे तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण आ रहा था वो प्रभावी हो रहा था, और जब दूसरी पीढ़ी आ रही थी तो अप्रभावी और प्रभावी लक्षण सामने आ रहे थे और उनका अनुपात 3:1 आ रहा था, यानी कि 3 प्रभावी और 1 अप्रभावी। तो ये परिणाम था एक संकर संकरण का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक संकर संकरण। और यही अगर द्विसंकर संकरण की बात की जाए तो द्विसंकर संकरण में हम सबने पढ़ रखा है कि द्विसंकर संकरण में F2 का जो अनुपात आता है फिनोटिपिक यानी कि 10 प्रारूप आता है, वो आता है 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आहार नाल में C के आकार की संरचना। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है छोटी आंत का जो पहला भाग है ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, वो क्या करता है? आहार नाल के साथ में सी आकार की संरचना बनाता है। और यहीं पे हम देखते चले कुछ और संरचनाओं को। हमने पढ़ी है जे के आकार की संरचना। तो ये जे के आकार की जो संरचना होती है ये आमाशय की होती है, और यू के आकार की संरचना बनाता है हमारी बड़ी आंत। तो हमारे आहार नाल में 3 प्रकार के अल्फाबेट्स बन के आते हैं। सी आकार आता है ग्रहणी का, जे आकार का हमारा आमाशय होता है, और इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टे यू के आकार की हमारी बड़ी आंत होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो बच्चों ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है हमारा पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। तो बच्चों जब हमने हार्मोन्स पढ़े थे, प्लांट हार्मोन जब पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये 3 ग्रोथ प्रमोटर यानी कि वृद्धि में सहायक हार्मोन है जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं। और एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, और जिनमें से पत्तियों के विलगन यानी कि पत्तियों को गिराने में सहायक है एब्सिसिक अम्ल। और बात पतझड़ की हो रही है यानी कि पत्तों के झड़ने की बात आ रही है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। और एथिलीन इसमें क्या है, सबको पता होगा कि एथिलीन जो है इसमें फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, यानी कि फलों के पकने में ये हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों लार में पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज लार में पाया जाता है, जो क्या करता है? मंड को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो बच्चों गर्भ निरोधक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी और एक होते हैं परमानेंट। तो टेम्परेरी में ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कॉपर्टी, सभी को पता है कि हाँ कॉपर्टी इसमें गर्भ निरोधक है, कंडोम भी गर्भ निरोधक है, डायफ्राम भी एक डिवाइस है जो कि गर्भ निरोधक का काम करती है, फीमेल में लगाई जाती है। और तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये 2 चरण में होती है, एक प्रकाशीय और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसके लिए हम लोगों ने कोड बनाया था LG, L फॉर लाइट रिएक्शन और G फॉर ग्रेना, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है ग्रेना में, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया हो रही है? तो जब ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही है तो स्ट्रोमा में कौन सी होगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा। तो ये प्रोसेस कहलाता है परागण। अगला है क्वेश्चन हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो बच्चों याद कर लीजिए, जे फॉर जीन और जे फॉर जोहानसन। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, जिनमें से 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, पुरुष और महिला दोनों में बराबर होते हैं। और बाकी के जो 2 गुणसूत्र बचे वो पुरुष में होते हैं XY टाइप के और महिलाओं में होते हैं
एक्स एक्स टाइप के। तो हमसे पूछा जा रहा है पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लसिका में नहीं पाया जाता है, तो बच्चों लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है, यानी कि लाल रोधरी कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसी वजह से लसिका रंगहीन होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी होती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि मिक्स ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। तो हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि जो अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास होती है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। और इसका जो अंतःस्रावी भाग है वो लैंगर-हैंसी की दीपिकाएं होती हैं जिनसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। और इसके बहिस्रावी भाग की बात करें तो उससे अग्न्याशयी रस निकलता है जो कि पाचन में हेल्प करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है। तो बच्चों हम सबने उत्सर्जन में पढ़ रखा है कि जो ये अमोनिया होती है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो अमोनिया के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए हमारे शरीर में इसको यूरिया में बदलने की व्यवस्था होती है और ये काम दिया गया है यकृत को। तो यकृत क्या करता है, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। बच्चों थायराइड, पीयूष, पैराथायराइड और या थाइमस। तो ये आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और मिलेंगे जल्दी से ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।